नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं इंटेक के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह जी। आज हम इनसे जानेंगे कि देश में और बिहार में मजदूरों की स्थिति को ठीक करने के लिए आखिर इंटेक की क्या भूमिका है और इंटेक क्या कर रही है। ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ इंटेक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है चंद्रप्रकाश जी आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर इंटेक इस परिदृश्य में मजदूरों का जो हाल है उस पर क्या कर रही है और क्या उसका व्यूज क्या है। जो केंद्र सरकार की तमाम नीतियां आ रही हैं, बिहार में फिर भी पलायन नहीं रुक रहा है, नीतीश कुमार बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते जा रहे हैं, तो इंटेक अपने आप को कहाँ देखती है और मजदूरों के लिए आप अभी तक क्या किए हैं? देखिए, अब काम का तो किनारा संभव नहीं है। अब इतना काम हम लोग कई बरस से काम में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो लेकिन आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं तो हम आपको जरूर बोलेंगे कि केंद्र से लेकर के राज्य तक या पूरे देश में मजदूरों के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। देश की जो ताकत है मजदूर, जो विकास के गति को रफ्तार देता है, जो नए नए निर्माण को का एक जो सपना है उसको साकार करता है। वो नेशनल हाईवे बनाना हो, ट्रेन की पटरियाँ बिछानी हो, या रेलवे या बिजली का लाइन खींचना हो, बड़े बड़े मॉल इमारत बनाने हों, या जो आप दिल्ली में नया पार्लियामेंट बन रहा है, या कुछ भी निर्माण हो रहा है, कुछ भी प्रगति और विकास का काम हो रहा है, उसमें मजदूरों का कंट्रीब्यूशन है। खेत खलिहान में आप चले जाएं तो रोपनी, सोहनी, निकौनी हो, उत्पादन का काम हो, जो अनाज पैदा हो रहा है जिससे पूरा देश के लोगों का परवरिश चल रहा है, ये सब मजदूरों का देन है। मजदूर ही कमा रहे हैं, मजदूर ही देश को दे रहे हैं। लेकिन इनकी माली हालत पर जब आप चर्चा करेंगे कि क्या देश में इतना परिवर्तन हुआ, उसके अपेक्षा मजदूरों के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, उनके माली हालत में कितना परिवर्तन हुआ। खेत में काम करने वाला मजदूर जो आज के 50 वर्ष पहले मजदूरी करता था और आज जो खेत में मजदूरी कर रहा है, दोनों में क्या उनके सुविधाओं में या उनके सर्विस कंडीशन में या उनके रिटायरमेंट के बाद उनके सुविधाओं में क्या परिवर्तन हुआ है? तो कुछ फर्क नजर नहीं आता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। ऊपर से देश में आज़ादी के बाद जो 44 केंद्रीय श्रम कानून बना था, मोदी जी ने 2014 में आने के बाद से उन कानूनों को भी डंप कर दिया। कानून को बदलने की बात तो कर ही रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से किसानों का 3 काला कानून पार्लियामेंट में पारित कराया कोरोना काल के दौरान, तो कोरोना काल के ही दौरान 3 काले कानून श्रमिकों को लेकर के भी उन्होंने पारित किया। एक कानून कोरोना के पहले उन्होंने कोड ऑन वेजेज था, उसको उन्होंने 2019 में ही कर दिया था, और बाद में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का कानून, सोशल सिक्योरिटी का कानून, हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून जो है, उसको उन्होंने कोरोना काल में पार्लियामेंट से पारित किया। वो भी लागू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। केंद्र के सारे केंद्रीय श्रमिक संगठन, एक अगर हम बीएमएस को छोड़ दें तो उनको छोड़ करके सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी को भी अब लग रहा है कि भाई किसानों के विरोध के बाद तो उसने उसको वापस लिया, मजदूरों का विरोध लगातार चल रहा है, तो वो चूंकि कृषि कानून का जो था किसान का, उन्होंने उसको लागू कर दिया था। इन्होंने इसको लागू नहीं किया है, इसलिए इनको डर है कि ऐसा नहीं कि लागू करेंगे तो शायद इसको भी लेकर के देश में विद्रोह हो जाएगा और फिर से हमको रोल बैक करना पड़े। तो इन्होंने अभी उसको रखा है, और अभी ये उम्मीद करते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद, इनको लगता है लेकिन 2024 में जब मोदी जी अगर लौटेंगे ही नहीं तो फिर कानून का असर क्या होगा हम लोग भी नहीं जानते। लेकिन जो परिवर्तन उन्होंने किया है, उस परिवर्तन से सरकार का विजन स्पष्ट होता है कि मजदूरों के प्रति सरकार की नीति क्या है, नियत क्या है। बदलाव जो कानून में उन्होंने किया है, अब देखिए बदलाव किया है, आपने हड़ताल पर रोक लगा दिया। रोक लगाने का मतलब क्या है? मतलब है कि स्ट्राइक आप कर ही नहीं सकते हैं
स्ट्राइक का नोटिस जैसे ही आप मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, कानून इन्होंने कर दिया है कि उसी समय से ये मान लिया जाएगा कि कंसिलिएशन स्टार्ट हो गया, मतलब वार्ता चालू हो गई। अरे ये कौन सा कानून है भाई, हम हड़ताल का नोटिस दिया, बात कर ही नहीं रहे, आप करेंगे, वार्ता चालू हो गया। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट कंसिलिएशन, मतलब आपका प्रिज्यूम कर लीजिए कि कंसिलिएशन स्टार्ट हो गया, तो पेंडेंसी के दौरान आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक जबरदस्ती थोपने वाली कानून है ना। पहले देखिए इंडस्ट्री में 100 और 100 से एबव में हायरिंग फायरिंग का जो मतलब जो सुविधा एम्प्लॉयर के लिए जो था वो ऐसा नहीं था। वो था कि अगर 100 से एबव, 100 एंड उससे एबव अगर कोई कारखाना है, कोई संस्थान है, तो उसमें अगर एक आदमी को भी रिट्रेंच करना है तो आपको उसके लिए उसका प्रोसीड्यूर था। अगर ज़्यादा आपको ले ऑफ करना है, छटनी करना है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। अब उसको भी उन्होंने बढ़ा करके उसको 300 कर दिया। तो आज के दिन में 300 के मतलब आप समझिए कि कैपेसिटी वाला कारखाना खोजेंगे तो बहुत कम मिलेगा। तो इसका मतलब पूरे देश में हायरिंग फायरिंग इन्होंने फ्री कर दिया। माने आप जिस मजदूर को, जिस कर्मचारी को जब चाहें काम से बाहर निकाल दें। तो ये परिवर्तन में कैसा परिवर्तन है? लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरों की जो ये दयनीय स्थिति, अभी मजदूर दयनीय स्थिति में है और उनकी स्थिति लगातार गिर रही है, तो आपके कहने का मतलब है कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी सरकार आई तब से ही मजदूरों को ये स्थिति हुई, और इसके पहले मजदूर बहुत अच्छे थे, बहुत उनकी इनकम अच्छी थी, वो सारी सुविधाएं उनको मिल रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए एक बात तो कहने की, पहले ये तो था ना कि हम अगर नौकरी में हैं तो हम प्रोटेक्शन फील करते थे कि हम प्रोटेक्टेड हैं। आज हमारा प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया। पहले हम क्या थे, कितना हमको मिलता था, कौन लाभ मिलता था, ये एक अलग बात है, और आज क्या मिल रहा है अलग बात है। लेकिन सिक्योरिटी ही उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप लोग ही कहते हैं, चूंकि कांग्रेस समर्थित संगठन है इंटेक, आप लोग ही कहते हैं, आपके नेता ही कहते हैं कि देश में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, चीजें बेची जा रही हैं। हाँ, तो बेची जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मजदूरों से ही काम लिया जा रहा है। नहीं देखिए, सब मुद्दा अलग अलग है, सब मुद्दा अलग है। ऐसा नहीं है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या हम कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का टोटल इनके टाइम में हो रहा है, ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि इन्होंने चीज को इतना फास्ट कर दिया है कि मतलब अब नौकरी में अगर हम हैं तो एक नौकरी करने वाले आदमी को चाहिए क्या? अगर आप नौकरी में जाएंगे तो सबसे पहले आदमी खोजता है भाई नौकरी की सुरक्षा है कि नहीं। कि आज हम जा रहे हैं तो ये इसमें हम साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल या जब तक हम चाहे काम कर सकते हैं कि नहीं, ये सुरक्षा ही इन्होंने खत्म कर दिया। अब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कंपनी आपको जब चाहे निकाल देना चाहे निकाल सकती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि सोशल सिक्योरिटी का अब कोई मतलब इंस्पेक्शन को इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया। कंप्लेन पर भी अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तो मजदूरों का कौन सुनेगा? सेल्फ सर्टिफिकेशन आपने कर दिया मालिक के लिए कि मालिक अगर लिख के दे देगा कि हमारे कारखाने में सब कानून लागू है और कोई हमारे यहाँ अव्यवस्था नहीं है और कोई उल्लंघन नहीं है, तो उनके यहाँ कोई जांच ही नहीं होगी। मजदूर जितना हल्ला करे, यूनियन जितना कंप्लेन करे, तो ये भी बात है। एक ये भी मुद्दा है, आप पटना में ही देखते होंगे, या जो आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको साइन कराया जाता है मोटे अमाउंट पे और मिलता है, जैसे कि अस्पतालों में हम लोग देखते हैं जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग के हैं, उनको 6,000, 5,000, 4,000 रुपये तक दिया जाता है, उनसे साइन 15,000, 20,000 पे कराया जाता है। भाई यही तो है कि अब इस कंप्लेन को हम लोग अगर गवर्नमेंट को कहते हैं जांच करिए तो सरकार जांच नहीं करती है। सरकार कहती है कि भाई वो गवर्नमेंट, अगर मैनेजमेंट ने उनको कागज दिखा दिया तो सरकार पर उसी पर डिपेंड करती है कि नहीं ठीक है, जो कागज आ गया अब हमारा जिम्मेवारी है कि हम प्रूफ करें। अरे एक एम्प्लॉइज को नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, पे स्लिप नहीं मिलता है, उसको उसका वर्किंग आवर्स कितना होगा, 8 घंटा निर्धारित है, 12 घंटा 10 घंटा काम करता है, तो कोई चीज है ही नहीं, जांच होता ही नहीं, तो क्या होगा? इसमें इंटेक की क्या भूमिका है? इंटेक में क्या देखिए ना, हम लोगों की तो भूमिका है, हम लोग एवरी डे, अब आप
हाँ जैसे आउटसोर्स का बात की है, पूरे बिहार में म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिकाओं में या लोकल बॉडीज में काम करने वाले दैनिक मजदूर हैं, उनको उनका वेजेस का निर्धारण ठीक से नहीं होता था। उसको हमने उनको पीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती थी। तो इंटक ने लड़ करके आज 2016 में हम लोग सफल हुए कि ये नगर पालिका में काम करने वाले, नगर निगम में काम करने वाले दैनिक मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आच्छादित कराया। तो ये इंटक का देन है, नहीं तो काम कर रहे थे बहुत दिन पहले से। तो आप सोचिए ना कि 2011 से कानून है, कानून भी 2011 में पार्लियामेंट ने संशोधन किया लोकल बॉडीज के एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत ठीक करने के लिए। तो हम ये करा रहे हैं। आज आप जाइए दैनिक मजदूरों के नौकरी की सिक्योरिटी, जहाँ पर INTUC का यूनियन है, उनके नौकरी का सिक्योरिटी हम लोग करते हैं। उनको जो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत मिलना चाहिए, उनके वेतन का रिवीजन होना चाहिए। कोई मर गए तो उनका जो क्या मुआवजा होना चाहिए, एक एक आदमी को लाखों रुपया हम लोगों ने डेथ केसेस में मुआवजा दिलाया, उनके आश्रित को, उनके डिपेंडेंट्स को नौकरी दिलाया, विडो को पेंशन दिलाया। ठीक बात है। इंटेक जो है कांग्रेस समर्थित संगठन है, कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है। एक तरह से कहें तो आपका भी प्रतिनिधित्व इस सरकार में है। यहाँ पे पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे, तब आप लोग चलिए बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन अभी इस महागठबंधन में जब आपका भी प्रतिनिधित्व सरकार में है, तो उसमें क्या लगता है कि क्या कुछ हो पाया है? एक देखिए, सरकार का पक्ष अलग है, संगठन का पक्ष अलग है। इंटक कांग्रेस का पॉलिटिकल एक माने हमारा कहिए कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस। कांग्रेस के आइडियोलॉजी में, गांधी जी के नीतियों में सब हम लोग विश्वास करते हैं और कांग्रेस उसी रास्ते पर चलती है। कांग्रेस के कार्यकाल में मजदूरों को डर नहीं था, आज के कार्यकाल में मजदूरों को डर है। नीतीश कुमार जी के भी आप बता रहे नहीं, हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी को आपने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन मान लो बिहार में हुआ है। एक बात और आप जान लीजिए कि केवल सत्ता परिवर्तन होने से ये जो मजदूर क्लास के लोग हैं, गरीब क्लास के लोग हैं, इनको बहुत, अगर आप चाहिएगा कि एक परिवर्तन हो जाए केवल राजनीतिक पॉलिटिकल चेंज होने से, तो बहुत कुछ नहीं होने वाला है। करप्शन की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। नीतीश जी की सरकार में रोज चोर और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं क्या? कल कारखाना में उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? हम लोग शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं क्या? तो सरकार ने, अब इनके सरकार को एक सरकार का एक आइडिया है ना, कम से कम इनका आइडिया तो ये है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो अब उस पैमाने पर अगर हम देखेंगे तो लोगों में एक आशा जगी है कि इस सरकार से भाई कम से कम हमारा रोजगार को सुरक्षित होने का मौका मिलेगा। अब तक तो बीजेपी रोजगार का नहीं, रोजगार का अवसर देने का बात करती है। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार कहा प्रति वर्ष देंगे। अब कहते हैं कि हमने रोजगार थोड़े कहा था, रोजगार का अवसर कहा था। अब इस फर्क को आप समझते रहिए कि रोजगार और रोजगार का फर्क क्या है। देखिए, पकौड़ा तोड़ने को रोजगार नहीं मानते हैं। नहीं, पकौड़ा तलना, कचौड़ी बेचना, फल सब्जी बेचना, कुछ और झाड़ू लगाना, ये सब तो काम है, रोजगार है। ये रोजगार है और स्वरोजगार है। सरकार को ऐसे रोजगारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसे रोजगार करने वाले लोगों को मदद करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अरे नौकरी नहीं मिल रहा था, क्या हुआ, पकौड़ा तलो। ये सरकार का भाषा ये नहीं होना चाहिए। इस पकौड़ा तलने वाले बुरे थोड़े हैं या सब्जी बेचने वाले बुरे थोड़े हैं, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि कोई पढ़े लिखे नौजवान को या बेरोजगारों का बुली करे। क्या बात है, नौकरी नहीं मिल रहा है या सब्जी बेचो, नौकरी मिल रहा नहीं मिल रहा तो पकौड़ा बेचो। ये सरकार की भाषा नहीं हो सकती है। आप उसके बाद और नहीं होता है तो कहते हैं नौकरी मत मांगो, नौकरी देने वाला बनो। अब आप बताइए, अगर सब लोग यहाँ नौकरी देने वाला ही बन जाएगा तो नौकरी लेने वाला विदेश से जाएगा क्या है? ठीक बात है आपकी। ये बातें जो हैं वो आपकी सारी चीज़ें सही हैं,
लेकिन एक चीज और बिहार में देखा जाता है कि बिहार का पलायन नहीं रुक रहा है, लाख कोशिशें नहीं नहीं ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम इसको कैसे इनकार करेंगे। कोरोना काल में जब माइग्रेंट लेबर लौट रहे थे पूरे देश से, तो देश ने नहीं दुनिया ने देखा है कि माइग्रेंट वर्कर्स की क्या स्थिति है देश में। और उस समय 30 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में लौटे थे, और रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो मोटा मोटी एक आंकड़ा है अपने बिहार का कि करीब करीब 60 लाख से ज़्यादा लोग माइग्रेंट वर्कर के रूप में बिहार के लोग बाहर में काम कर रहे हैं, वो भी लोअर। देखिए, माइग्रेंट में दो बात पर हम लोग बात करते हैं। एक है कि माइग्रेशन स्वेच्छा से हुआ, हाँ, एक हुआ कि माइग्रेशन मजबूरी में हुआ। तो दोनों में बहुत फर्क है। मतलब स्वेच्छा से हुआ मतलब है कि एक आदमी को लगा कि मेरे लिए अवसर दिल्ली में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, या बॉम्बे में ज़्यादा है, हम ज़्यादा वहाँ अर्न कर सकते हैं, उनको ज़्यादा मतलब एक अवसर नज़र आ रहा है, तो वो तो एक अवसर है उनके लिए, अच्छा है तो गए। एक हुआ कि भाई यहाँ बैठे हैं, हमको तो रोजी रोटी पर लानत है, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमको रोजी में दवा का इंतजाम नहीं हो रहा है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं हो रही है, इतना भी कमाई हमारा नहीं हो रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है, तो उनको मजबूरी में जाना पड़ता है कि चलो दिल्ली जाएं, कलकत्ता जाएं, चेन्नई जाएं, कहीं भी जाएं। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा संख्या अकुशल लोगों का है। ऐसा नहीं कि कुशल लोग नहीं है, बिहार के कुशल मजदूर भी आपको मिलेंगे, देश के किसी कोने में चले जाइए। आप देखते हैं कि देश में कहीं भी किसी राज्य में कोई दुर्घटना होती है, कोई मकान गिर गया, कोई पुलिया गिर गया, कोई कारखाना में आग लग गया, तो आपको निश्चित रूप से खबर आ जाएगी कि 4 बिहारी मजदूर हैं, 2 बिहारी मजदूर हैं। तो मतलब इस तरह का तादाद है बिहार के लोगों का। तो बिहार के लोग पंजाब को विकसित बनाए, हरियाणा को विकसित बनाए, दिल्ली मार कहाँ नहीं, बिहारियों ने अपने काम के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने ताकत के बल पर दूसरे राज्यों को समृद्ध बनाया। यही ज़रूरत है बिहार को कि हम बिहार में अपने जो हमारा जो मनोबल है उसको हम कैसे काम में लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कहा है कि माइग्रेशन पर एक डाटा सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए पंचायत लेवल पर कि किस गांव से कितने लोग पलायन कर रहे हैं और किस काम के लिए कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर के लिए लोग बिहार से पंजाब जा रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि उन मजदूरों को आप उसका सर्वे करिए, उसकी जांच करिए कि आखिर यहाँ एग्रीकल्चर का काम नहीं करके वो पंजाब में जाके क्यों काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। ये सब हम लोग नहीं कर पाते। एक बात तो आप भी मानते होंगे कि या नहीं भी मानते होंगे, आप ही का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, क्या लगता है कि वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा मजदूरों की स्थिति ठीक है या वहाँ का माइग्रेशन कम हुआ है? देखिए, माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले साउथ में नंबर ज़्यादा था माइग्रेशन का। आज के स्थिति में माइग्रेशन में नंबर 1 यूपी है, माइग्रेंट लेबर में नंबर 2 बिहार है। क्योंकि संख्या ज़्यादा है, परसेंटेज पर देखेंगे तो आप बिहार वो तो एक अलग चीज़ है कि देखेंगे, लेकिन हम यूपी बिहार की तुलना इस मामले में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है यूपी का अपना क्षेत्र बड़ा है, उनका कई इंडस्ट्रियल हब है उनके पास। हमारे यहाँ क्या दुर्भाग्य है ना कि इंडस्ट्रियल हब मैंने जो बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब जो होना चाहिए, या झारखंड बंटवारा के पहले जो हमारी स्थिति थी माइंस के बारे में, बड़े बड़े उद्योगों को लेकर के, वो हमारा नहीं हो पाया है। तो माने उद्योग विहीन राज्य जो बिहार को कहा जाता है ना, उसके चलते बिहार की स्थिति अभी भी पिछड़े राज्यों में होती है। इसलिए पॉलिटिकली आप देखते हैं बार बार नीतीश जी उधर थे तब भी, इधर है तब भी, स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग क्यों करते हैं? इसीलिए मांग करते हैं कि भाई बिहार को कैसे हम विकसित करें, कैसे बनाएं। तो ये तो तकलीफ है बिहार वासियों को। ठीक।